जैसा कि मैंने बताया, वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में योगदान वर्तमान का नींव अतीत में होती है। हमारे देश में वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ वह हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है। वैसे तो वैदिक काल शिक्षा प्रणाली के साथ साथ हमारे भारत देश में बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली, मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की स्थापना हुई, परंतु वैदिक काल शिक्षा प्रणाली परंपरा जो हमारे शिक्षा प्रणाली पर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष छाप उसने छोड़ रखी है वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी दिखाई देती है। उसमें सबसे प्रमुख है शिक्षा की व्यवस्था में राज्य और समाज की भागीदारी का शुभ आरंभ। यूँ तो वैदिक काल शिक्षा प्रणाली जो थी राजा के शासन सत्ता से एकदम विमुक्त थी, यानी कि जो शिक्षा का केंद्र था या गुरुकुल आश्रम था वो राज्य के अधीनस्थ से मुक्त था, परंतु उस समय के गुरु जो थे राजा को तथा प्रजा यानी लोगों को प्रेरित करते थे कि वो शिक्षा के लिए खुले हाथों से दान दक्षिणा दें और शिक्षा जो है सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चलाई जा सके। यानी कि आज के समाज में जो शिक्षा जो है अब राज्य सरकार केंद्र का जिम्मेदारी है, जिसमें समाज की भूमिका बहुत अहम है और इसका प्रारंभ वैदिक काल शिक्षा प्रणाली से ही हो गया था। इसके बाद अब दूसरे नंबर पर आता है शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने का शुभारंभ। वैदिक काल में शिक्षा को दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक स्तर के शिक्षा तथा उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज वर्तमान समय में शिक्षा के कई स्तर के में विभाजित है, जिसमें कि शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा आदि सम्मिलित है। यानी वैदिक काल में ही शिक्षा के जो हैं स्तरों को बांटा गया और जो आज वर्तमान में जिसको हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के जो पाठ्यक्रम हैं, जो स्तर हैं, उसको कई भागों में बांट के बच्चों को मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब बारी आती है शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ। जैसे कि मैंने बताया था, शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ क्या होता है। जो शिक्षा हम विद्यालय या जो शिक्षा हम गुरुकुल में जाके ग्रहण करते थे वो संकुचित होता था, तथा जो शिक्षा हम समावर्तन समारोह के बाद हम अपने जीवन में आलस्य को त्याग करके स्व अध्याय शिक्षा खुद को शिक्षित करते थे, उसे शिक्षा का व्यापक अर्थ कहते थे। उसी प्रकार से आज भी उसका प्रयोग दोनों अर्थों में किया जाता है। बस अंतर इतना है कि तब शिक्षा ज्ञान एवं कौशल का पर्याय मानी जाती थी और अब शिक्षा ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया मानी जाती है। अब चौथे नंबर पर शिक्षण की उत्तम विधियों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त। यह बात सभी इतिहासकार एवं विद्वान सभी हम मानते हैं कि जब संसार के अन्य मानव जातियों में शिक्षा की शुरुआत भी नहीं हुई थी और हमारे देश में शिक्षण व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। यहाँ अनेक प्रकार की विधियों के माध्यम से हम छात्रों को शिक्षा देते थे, जिसमें प्रमुख था अनुकरण, व्याख्यान, प्रश्नोत्तरी, विचार विमर्श, नाटक, तर्क और कहानी का विकास हो चुका था। बच्चे श्रवण, मनन और निधिध्यासन विधि का अपने अंदर विकास कर शिक्षा को ग्रहण करने का एक माध्यम साधन बनाकर वो शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि
जब हमारे देश में, भारत देश में प्राचीन शिक्षण व्यवस्था आरंभ हुई तो उसी समय शिक्षण विधियों का भी आरंभ हो चुका, जो आज के समाज में, आज आधुनिक समय में भी हम इन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर बच्चों को शिक्षा देते हैं। इसके बाद अब बारी आती है अनुशासन के सही संप्रत्यय का विकास। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वैदिक काल में अनुशासन 3 प्रकार के अनुशासन थे, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक। आज उन्हीं तीनों यानी कि अनुशासन जो है वो वहीं से आरंभ हुआ और आज अनुशासन का स्वरूप 2 भागों में बट गया, आंतरिक और बाह्य अनुशासन। इस तरह से अनुशासन तब भी था और आज आधुनिक समय में भी जब हम शिक्षा बच्चों को देते हैं तो उसमें भी अनुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके बाद अब विभिन्न प्रकार के शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थाओं का निर्माण। जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, उसमें जो शिक्षण संस्थाएं थी उसमें प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर ही दी जाती थी और जो उच्च शिक्षा थी वो गुरुकुल में दी जाती थी। तो आज उसी का स्वरूप में परिवर्तित होके शिक्षा के कई संस्थाएं हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था है, जो बच्चे सुचारू रूप से अपनी शिक्षा कर सकें। तो इसका भी नींव वैदिक काल शिक्षा प्रणाली में ही प्रारंभ हो चुका था। वैसे तो वैदिक काल में स्त्रियों के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। उस समय केवल जो गुरु थे, ऋषि मुनि थे, केवल उन्हीं के यानी ब्राह्मणों के घर की स्त्रियां ही या लड़कियां विद्या ग्रहण कर सकती थीं या राजा की पुत्रियां ही ग्रहण कर सकती थीं। परंतु इसकी भी नींव उस वैदिक काल शिक्षा में ही आरंभ हो चुका था, जो आज वर्तमान में स्त्री पुरुष के समान शिक्षा ग्रहण कर सकती है। वैदिक काल में जो व्यावसायिक शिक्षा का शुभारंभ, वैदिक काल में जो व्यावसायिक शिक्षा आज की व्यावसायिक शिक्षा है, उस समय ये शिक्षा कर्म की शिक्षा होती थी, यानी कि हम जैसा कर्म करें उसी प्रकार हमें शिक्षा मिलती थी। जैसा कि वैदिक काल में 2 भागों में बटा था, उत्तर वैदिक, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आते आते जो शिक्षा का वो था वो वर्ण व्यवस्था पर प्रारंभ हो चुका था और उस समय जो शिक्षा जो है उसके वर्णों के आधार पर भी व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था थी। तो आज वर्तमान समय में उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। आज जो शिक्षा है कोई भी किसी भी तरह की व्यावसायिक शिक्षा ले सकता है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि व्यावसायिक शिक्षा का शुभारंभ वैदिक काल से ही प्रारंभ हो चुका था। तो इस प्रकार बच्चों, हमने वैदिक काल जो शिक्षा प्रणाली की आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में क्या योगदान है, उसके कुछ मूलभूत बिंदुओं पे चर्चा मैंने प्रस्तुत की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।